Welcome dear students, in transducer today we are going to discuss measurement of temperature, and after completing this topic you will be able to describe the following temperature measuring transducers like resistance thermometer, thermocouple, thermistors, pyrometer and bimetallic strip। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं या फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है या शॉर्ट नोट्स इस पे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि हम ये इसे क्यों पढ़ रहे हैं तो जनरली बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके टेम्परेचर हमें मेजर करनी होती है। जैसे सपोज मैं एक सिंपल सी बात करूं कि जितने भी स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे बॉयलर आप यूज करते हैं, बॉयलर यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्टीम। वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके टरबाइन पे टरबाइन से फ्लो करता है और वो आपके टरबाइन को मूव करवाता है। तो वहां पे उस बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 3200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स उसकी टेम्परेचर होती है। तो उस टाइम पे वहां पे वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि उतना टेम्परेचर आप कॉन्टैक्ट के थ्रू आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वहां पे उसे मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपका अबाउट टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पे हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ट्रांसड्यूसर्स यूज करते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में पर्टिकुलर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले ट्रांसड्यूसर जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या शॉर्ट में बोलते हैं आरटीडी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करूं तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हम शॉर्ट में आरटीडी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों आप इसको आरटीडी बोलते हैं, तो हम सिंपली यहां पे बोल सकते हैं कि आरटीडी का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होगा, जो आरटीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। बेसिकली अगर बात किया जाए कि ये काम कैसे करता है, तो जो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेसिकली आपके टेम्परेचर, जब हम जूनियर क्लास में जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो रेजिस्टेंस के चेंज होने के कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपके कंडक्टर का जो डायमेंशन अगर वो चेंज हो जाए तो आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है। साथ ही साथ अगर उस कंडक्टर के चारों तरफ जो टेम्परेचर है या किसी भी तरीके से टेम्परेचर अगर आपका चेंज होता है तो आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि जो आरटीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपका काम कैसे करता है कि इस पे अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये बेसिकली काम कैसे करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका टेम्परेचर मेजर करता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर करता है। और जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे होते हैं तो आपके एप्लीकेशन में आपको यही पढ़ाया जाता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है और वो आपको फोर्स, प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हर किसी चीज के लिए उसको यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आरटीडी यूज करके अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा जाए तो इसके 4 आर्म्स है। 4 आर्म में एक आर्म जो होगा वो आपका P है, दूसरा जो आर्म है वो R है, तीसरा जो आर्म है वो S है और जो चौथा आर्म है वो RL1, RTD और RL2, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे अगर मुझे आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर से अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेम्परेचर अप्लाई करने से पहले हम इस ब्रिज को बैलेंस कर देंगे। इस ब्रिज को बैलेंस करने का मतलब है कि जो P इंटू S का जो प्रोडक्ट होगा वो R1 इंटू RL1 प्लस RL2 प्लस RTD के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अब जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ये पढ़ाया जाता है कि क्रॉस आर्म प्रोडक्ट अगर इक्वल होते हैं रेजिस्टेंस के तो आपका जो ब्रिज होता है वो बैलेंस्ड होता है। और ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो जो गैल्वेनोमीटर टर्मिनल है जहां पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस टर्मिनल के अक्रॉस
ठीक है, वोल्टेज आपका जीरो होता है क्योंकि जब तक इसके क्रॉस का वोल्टेज जीरो नहीं होगा तब तक इससे करंट जीरो पास नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो उस कंडीशन में हम यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि करंट जीरो होने का मतलब है कि दोनों ही पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, पहली चीज। तो अब हमने ब्रिज को बैलेंस कर दिया। ब्रिज को बैलेंस करने के बाद अब हमें जो टेम्परेचर मेजर करना है उस टेम्परेचर को हम आरटीडी पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम उस टेम्परेचर को आरटीडी पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के अप्लाई करने से आपके आरटीडी का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो जो इनिशियल जो आरटीडी का रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस से आपने ब्रिज को बैलेंस किया था, तब आपके गैल्वेनोमीटर टर्मिनल या फिर क्या है टर्मिनल ए एंड बी के एक क्रॉस जो वोल्टेज ई नॉट है वो जीरो मिल रहा था। अब टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद चूंकि टीडी का जो आरटीडी का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, तो अगर आरटीडी का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आरटीडी के रेजिस्टेंस के चेंज करने से आपका जो ब्रिज होगा वो अनबैलेंस्ड होगा, और ब्रिज अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था पहले, जो जीरो इंड्यूस हो रहा था, अब वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो आरटीडी के अप्लाई करने से, आरटीडी पे टेम्परेचर अप्लाई करने से आरटीडी का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ब्रिज अनबैलेंस हो रहा है, और ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा आपके टर्मिनल ए बी के अक्रॉस उतना ही नॉन जीरो क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो भी आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो टी, यहां पे जो ई नॉट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप आरटीडी पे अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, और जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रिज अनबैलेंस होगा, और ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा आपके ए बी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन इस आउटपुट वोल्टेज के रिस्पॉन्स के हिसाब से होगा, बट जो स्केल की कैलिब्रेशन करेंगे हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ताकि पॉइंटर वोल्टेज के हिसाब से डिफ्लेक्ट करे बट जिस पॉइंट पे रुके और जब स्केल पे हम वैल्यू देखें तो हमें करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का वैल्यू बताए जो कि ट्रू होना चाहिए, और इस तरीके से हम आरटीडी का यूज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपसे ये पूछा जाए कि जो आरटीडी है उसको कितने टेम्परेचर तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका आरटीडी होता है वो अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली अगर बात करूं तो कुछ लिटरेचर इसको प्रिसाइजली लिखते हैं कि ये जो टेम्परेचर मेजर करता है वो 120 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो आपका 120 डिग्री सेल्सियस है, और जो अपर लिमिट है वो 550 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर पाता है। और इससे अगर आप थोड़ा भी हाई होते हो तो मेजर करेगा, बट उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत एरर होगी। अगर वो नेग्लिजिबल एरर है तभी आप बोल सकते हैं अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मैक्सिमम बुक्स में आपको जो इसका जो टेम्परेचर रेंज बताता है वो अप टू 600 डिग्री सेल्सियस बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आरटीडी से टेम्परेचर को मेजर कर पाते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर आरटीडी, यहाँ पे आरटीडी के लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज विद द पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो आरटीडी के लिए मटेरियल आप चूज करोगे उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू पर यूनिट चेंज जो होगा उसमें वो आपके टेम्परेचर के चेंज होने से ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो डिटेक्टेबल होगा। तो जो आपका ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा उसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी डिटेक्टेबल होगा, यानी कि कोई ना कोई वोल्टमीटर उसे मेजर कर सकता है। सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई।
ठीक है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हाई हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है देयर शुड बी अ स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो जो आपके मटेरियल जो आप चूज कर रहे हो उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए टेम्परेचर के साथ, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो वो जो रिलेशनशिप हो वो स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल यूज्ड फॉर आरटीडी के। अगर हम बात करें मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग आरटीडी तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं आरटीडी के लिए उसमें जो आपका पहले नंबर पे आता है वो होता है प्लैटिनम। देन हम बोल सकते हैं जो सेकंड आप मटेरियल यूज कर सकते हैं वो कॉपर। थर्ड वन इज निकेल। फोर्थ वन इज टंगस्टन। एक्सेट्रा। इस टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ आरटीडी। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ आरटीडी में तो सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा, इट हैज हाई एक्यूरेसी, द ऑपरेटिंग range of temperature for RTD is 120 degrees Celsius and 550 degrees Celsius. Response is faster, and next better stability for high temperature। अगर मैं यहां पे बात करूं एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी तो एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी का हम बोल सकते हैं कि इट हैज बीन यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्टीम power plant। Second one is condenser। Third one is heating ovens, etc। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहें कि हमारा जो आरटीडी होता है वो कैसा होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका फिगर, जिसमें आरटीडी में जो सबसे नीचे है वो एक एलिमेंट लगाया हुआ है। यही एलिमेंट आपका वो एलिमेंट है जो आपके टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो चेंज होता है जो कि आपके व्हीटस्टोन ब्रिज को अनबैलेंस करता है। साथ ही साथ उसके बाहरी सपोर्ट के लिए आप सीथ यूज करते हैं, लीड सपोर्ट यूज करते हैं, माउंटिंग थ्रेड्स यूज करते हैं। जब आप उसको सर्किट में पुट करोगे तो उसके लिए माउंटिंग थ्रेड्स आप वहां पे यूज करते हो और आपके कनेक्टिंग लीड्स होंगे। तो ये जो है ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है आरटीडी का, इसे आप बेसिकली यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम दैट इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स अब अपने सेकेंड पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है थर्मोकपल। तो स्टूडेंट अब हम बात करें थर्मोकपल की, तो थर्मोकपल सबसे पहली चीज क्या है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो थर्मोकपल है वो सीवेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, थर्मोकपल जो होता है वो सीवेक इफेक्ट पे काम करता है। और सीवेक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर दो
अगर दो अलग अलग वर्क फंक्शन के मटेरियल्स हम लें, दो अलग अलग वर्क फंक्शन के मटेरियल्स लें और उन दोनों को एक जंक्शन से कनेक्ट कर दें और उनसे जो दो टर्मिनल्स बन रहे हैं, एक टर्मिनल पे अगर हम हीट प्रोवाइड करें ताकि दोनों टर्मिनल के बीच में अगर एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के क्रिएट होने के कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होगा कूलर साइड में। यहां पे अगर देखें तो M1 और M2 हमने दो मटेरियल्स लिए, दोनों अलग अलग वर्क फंक्शन के हैं, इन दोनों को हमने एक जंक्शन से कनेक्ट किया, ठीक है। अब एक साइड जो M1 के साइड है वहां पे हमने हीटर लिखा है। हीटर लिखने का मतलब है कि उस साइड पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था और वहां पे भी यही सेम फिगर बनाया था, बट वहां पे हीटर साइड में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वो करंट को फ्लो करवा के कर रहे थे, आई स्क्वायर आर लॉस से करवा रहे थे, या वोल्टमीटर केस में वी स्क्वायर अपॉन आर से आप हीट डेवलप कर रहे थे। बट हम यहां पे क्या करेंगे कि आपका जो हीटर साइड है, यानी कि जो M1 के साइड में आप वो टेम्परेचर अप्लाई करोगे जिस टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। और अगर यहां पे आपने टेम्परेचर अप्लाई किया तो जो हीटर साइड का जो टेम्परेचर T1 है वो इस T के अप्लाई करने से इंक्रीज होगा और जो कूलर साइड का जो टेम्परेचर है वो T2 कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने उधर कुछ भी टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया है। इससे क्या होगा कि जो T1 माइनस T2 जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा, और T1 माइनस T2 से अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो कूलर साइड में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। बट ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी आपको दिखा रहा है, बेसिकली ये नॉन लीनियर रिलेशन होगा, नॉन लीनियर रिलेशन होगा टेम्परेचर डिफरेंस एंड वोल्टेज का, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कूलर साइड में वो डीसी इन नेचर होगा, जिसको आप पीएमएमसी मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन लीनियर रिलेशन कहने का मतलब है जो ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए ऑफ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस बी ऑफ T1 माइनस T2 प्लस सी, ऐसा कुछ नॉन लीनियर रिलेशन आपके टेम्परेचर का इंड्यूस्ड ईएमएफ के से बनेगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा पीएमएमसी मीटर का जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन वो उतना ही ज्यादा होगा, और उसके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा आपका जहां पे वो पॉइंट रुकेगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर मेजर करके देगा, और ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है आपके थर्मोकपल का। अब अगर हम बात करें कि आपका थर्मोकपल जो है वो कितने टेम्परेचर तक आपका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो थर्मोकपल है वो अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। हालांकि ये जो मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ सेट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उसके मटेरियल्स हैं उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसमें एक आपका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। बट मोस्टली अगर हम इन जनरल अगर बात करें तो अब थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट 1400 डिग्री सेल्सियस तक के लिए यूज करते हो। एक स्पेशल केस जाता है जहां पे 1400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, बट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है। अब अगर यहाँ पे एक चीज कहा जाए कि ये जो ट्रांसड्यूसर है ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, ठीक है। तो अगर हम जो यूज देख रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके थर्मोकपल के हीटर साइड में आप अप्लाई कर रहे हो, तो हम सिंपली यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि जो आपका थर्मोकपल टाइप ट्रांसड्यूसर है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपके मेजरेबल क्वांटिटी से कनेक्टेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो थर्मोकपल है ये आपका एक्टिव होगा या पैसिव होगा,
तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के क्रिएट करने मात्र से आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और जिसके कारण आपके पॉइंटर का आपके मीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, यानी कि इसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो थर्मोकपल टाइप ट्रांसड्यूसर है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। अब अगर एनालॉग या डिजिटल की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो एनालॉग वोल्टेज है, यानी कंटिन्यूअस विद टाइम है, इसलिए आप इसको एनालॉग ट्रांसड्यूसर भी कहोगे। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा, एज वेल एज एक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा, एज वेल एज एनालॉग ट्रांसड्यूसर होगा। तो अब यहाँ पे हमने मटेरियल्स यूज फॉर थर्मोकपल, अब बेसिकली हमने वर्किंग में भी डिस्कस किया कि जो थर्मोकपल है उसमें दो मेटल्स आप यूज करते हैं। तो एक आपका पॉजिटिव मेटल होगा, दूसरा आपका नेगेटिव मेटल होगा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा हम बोल सकते हैं वो कॉपर, यानी पॉजिटिव जो मेटल होगा वो कॉपर का हो, नेगेटिव जो मेटल हो वो कॉन्स्टेंटेन का हो। तो यहां पे जो टेम्परेचर रेंज बन के आएगा वो आएगा -250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कॉपर एंड कॉन्स्टेंटेन का जो टेम्परेचर रेंज है, यानी कॉपर और कॉन्स्टेंटेन को मिलाकर के अगर आप कोई थर्मोकपल बनाते हो तो उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होगा वो होगा -250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेकेंड की बात करें, आयरन एंड कॉन्स्टेंटेन, तो इन दोनों से बना हुआ जो थर्मोकपल होगा उसका अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो वो -200 डिग्री सेल्सियस टू 850 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्ड अगर हम बात करें कि अगर पॉजिटिव मेटल जो हो वो प्लैटिनम, रोहोडियम और नेगेटिव प्लेट जो हो वो प्लैटिनम का हो, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो कर सकता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट एक स्पेशल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल का कॉम्बिनेशन बनता है जो इस टेम्परेचर रेंज को एक्सीड कर जाता है, और वो जो है वो है रोहोडियम, इरिडियम, और इसका जो नेगेटिव मेटल हो वो भी इरिडियम का हो। ये एक ऐसा स्पेशल कॉम्बिनेशन है जहां पे ये टेम्परेचर जो मेजर कर सकता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 2100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो जनरली आप जो थर्मोकपल जो यूज करते हैं वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट हम ऐसे अगर बात करें तो आपका जो थर्मोकपल है ये आपके स्पेशल कंडीशन पे, जब पॉजिटिव मेटल आप रोडियम और इरिडियम का बनाओ और नेगेटिव मटेरियल अगर आप इरिडियम का बनाओ तो जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 2100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अब अगर हम थर्मोकपल के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि इट इज चीपर देन आरटीडी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम बोल सकते हैं इट इज suitable for temperature measurement up to 1400 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला कि इट हैज लोअर एक्यूरेसी
and hence cannot be used for precise work. सेकेंड हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ थर्मोकपल. एंड लास्ट वन बोल सकते हैं कि सर्किट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके थर्मोकपल के. सो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन के आ जाता है जो कि जनरली आप अपने इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और वो है थर्मोपाइल. ठीक है, थर्मोपाइल बेसिकली अगर मैं बोलूं तो छोटे छोटे थर्मोकपल का सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक लार्जर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो आप ट्रांसड्यूसर यूज करते हो या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आप उसे बोलते हैं थर्मोपाइल. तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो थर्मोपाइल अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो थर्मोपाइल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ थर्मोपाइल कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल थर्मोकपल्स कनेक्टेड इन सीरीज दैट देयर EMFs आर एडिटिव. दिस गिव्स एन इंक्रीज सेंसिटिविटी. जब छोटे छोटे थर्मोकपल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हर थर्मोकपल के अक्रॉस जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा तो हर थर्मोकपल का जो वोल्टेज होगा वो ऐड होगा, और ऐड होने के बाद एक लार्ज वोल्टेज बन सकता है जो कि डिटेक्टेबल होगा आसानी से, और साथ ही साथ उस कॉम्बिनेशन का जो सेंसिटिविटी होगा वो इंक्रीज्ड होगा. तो अगर आपके एग्जामिनेशन पूछा है कि थर्मोपाइल क्या होता है, तो थर्मोपाइल इज अ ग्रुप ऑफ very small thermocouples which are connected in series for increasing the sensitivity. ठीक है, तो ये आपका थर्मोपाइल होता है. So students, we have achieved second point of the learning outcome, that is thermocouple, and I hope that you have understood it very well. So students, अब हम बात करते हैं थर्मिस्टर के लिए. तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बात करें थर्मिस्टर के बारे में. तो थर्मिस्टर आप देख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वाइज आपके पास 4 टाइप के कंस्ट्रक्शन है. एक आपका बीड कहलाता है, दूसरा प्रोब कहलाता है, तीसरा डिस्क कहलाता है, और चौथा रॉड टाइप. आपके ये कुछ थर्मिस्टर्स हैं. और अगर हम ये बात करें कि थर्मिस्टर्स कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसके जो थर्मिस्टर्स वर्ड आया है अगर उस पर बात करें, तो जो थर्मिस्टर्स है वो अगर हम बात करें तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, और वो जो 2 वर्ड्स हैं वो हैं थर्मल प्लस रजिस्टर. ठीक है, तो थर्मल और रजिस्टर को कंबाइन करके आप लिख रहे हो थर्मिस्टर्स. ठीक है, यहां पे भी अगर हम बात करें तो ये आरटीडी की तरह ही काम करता है कि इस पे जब आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको अनबैलेंस करेगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपका अनबैलेंस होगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज इंड्यूस होगा. यानी वहां पे भी जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आप थर्मिस्टर पे कितना टेम्परेचर अप्लाई करते हो. और अगर हम बात करें कि थर्मिस्टर जो है उस पे कितना टेम्परेचर ये मेजर कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेजर कर सकता है वो अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है. ठीक है,
अब अगर बात करें कि यहाँ पे जो थर्मिस्टर है उसको अगर हम बोले तो थर्मल रजिस्टर आप इसको बोलते हैं एक्चुअली। और जो रजिस्टर होता है जिसका टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरा होता है एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना। तो बेसिकली अगर हम उस पर बात करें, थर्मिस्टर्स ये दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी सिंपली जिसको हम बोल सकते हैं पीटीसी थर्मिस्टर्स। और जो दूसरा टाइप हो सकता है उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं एनटीसी थर्मिस्टर। ठीक है, तो दो टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि पीटीसी जो थर्मिस्टर होता है, ये पीटीसी थर्मिस्टर्स वो थर्मिस्टर्स हैं जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है। बट नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स थर्मिस्टर्स जो होते हैं, यानी जिसको आप एनटीसी थर्मिस्टर भी कहते हैं, तो जो एनटीसी थर्मिस्टर होता है इसके टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पीटीसी थर्मिस्टर और एनटीसी थर्मिस्टर में अगर हम बोले तो पीटीसी थर्मिस्टर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। एनटीसी थर्मिस्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है। और अगर हम बात करें कि इसको आप कहां पे यूज कर सकते हो, तो जो पीटीसी थर्मिस्टर्स हैं बेसिकली ये आप ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में खासकर जो सेफ्टी पॉइंट्स आप बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उस जगह पे आप पीटीसी थर्मिस्टर्स यूज कर सकते हैं। बट एनटीसी थर्मिस्टर है जिसको आप यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर के। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मेनली जो आपका एनटीसी थर्मिस्टर्स है वो आपके टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए और उसके कंट्रोल के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि जो मेन आप ट्रांसड्यूसर अगर बात करें, ट्रांसड्यूसर की अगर बात करें तो मेन जो ट्रांसड्यूसर है आप वो एनटीसी टाइप के बनाते हैं। पीटीसी टाइप का जो आप थर्मिस्टर यूज करते हो वो सेफ्टी पॉइंट इन ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें मटेरियल की तो बोल सकते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि थर्मिस्टर्स किस मटेरियल का बना होता है, तो हम कह सकते हैं थर्मिस्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। और इसको हम क्या करते हैं आपके मेटालिक ऑक्साइड के साथ कंबाइंड करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उसको मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब आप कंबाइंड करके जो थर्मिस्टर बनाते हो उससे आप यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बोला द हाई सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर चेंज मेक्स द थर्मिस्टर्स एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर प्रिसीजन टेम्परेचर मेजरमेंट्स, कंट्रोल एंड कॉम्पनसेशन। ठीक है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई है। सेंसिटिविटी कहने का मतलब है कि स्मॉल चेंज इन इनपुट के कारण आपके आउटपुट में स्मॉल चेंज मिल जाता है, तो उसके रेशियो को आप बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो चूंकि इसकी सेंसिटिविटी हाई है इसलिए आप इसको प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट, कंट्रोल एंड कॉम्पनसेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया कि जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो -100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करता है। लास्ट हम ये बोल सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर्स होते हैं वो रेंजेस फ्रॉम होते हैं 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। मेगा ओम कहने का मतलब 750 ओम तक, यानी 0.5 से लेकर के 750 ओम तक
कि रेजिस्टेंस अगर आप यूज करते हैं थर्मिस्टर में, ठीक है, ये इसके रेंज है कि सिंपल है ना, थर्मिस्टर्स को आप बोल रहे हो थर्मल रेजिस्टेंस, तो अगर थर्मल रजिस्टर है तो उसका अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, तो जो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है वो वैरी करता है 0.5 से 750 ओम तक, जिसको आप बोल सकते हैं 0.75 मेगा ओम। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहला बोल सकते हैं इसको यूज करते हैं हम फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड बोल सकते हैं कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। थर्ड टेम्परेचर कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ऑफ पावर एट हाई फ्रीक्वेंसी। Next, it is used for measurement of thermal conductivity. It is used for measurement of flow level and pressure of liquids. Next, measurement of composition of gases. Next, vacuum measurement. Next, providing time delay. ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला बोल सकते हैं कि इट इज रस्ड एंड कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट बोल सकते हैं इट इज inexpensive. It has good stability. Or it can measure temperature from -100 degrees Celsius to 300 degree Celsius. ठीक है। So students, we have achieved third point of learning outcome, that is thermistors, and I hope that you have understood it very well. So students, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर जो कि है पैरोमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पैरोमीटर की तो पैरोमीटर जनरली जो आपका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ranges between 1200 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो टेम्परेचर रीड करता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब अगर इस रेंज का जो टेम्परेचर है अगर आप देखो तो आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के इस रेंज के टेम्परेचर को आप मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी टेम्परेचर आपका यहाँ पे है उस रेंज में बहुत सारे टेम्परेचर जो वो हीट को रेडिएट करते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली जो आपका पायरोमीटर है वो उस हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उस टेम्परेचर को मेजर करता है, और इसलिए जो पायरोमीटर यूज करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पायरोमीटर हम यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम इसके लिए पहला पॉइंट ये बोल सकते तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर बीइंग मेजर्ड इज वेरी हाई एंड देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट विद द प्रेशर process to be measured, the thermal radiation method like optical pyrometers are used. ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि these measure the radiant heat emitted or reflected by a हॉट ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बताया, जो ऑप्टिकल पायरोमीटर वो क्या करता है, थर्मल रेडिएशन को मेजर करता है। तो थर्मल रेडिएशन को मेजर करने का मतलब है वो जो रेडिएंट हीट है इमिटेड फ्रॉम और रिफ्लेक्टेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअली आपका पायरोमीटर मेजर करता है। ठीक है। अब अगर हम इसके मटेरियल्स की बात करें, तो मटेरियल्स यूज्ड फॉर पायरोमीटर में हम बोल सकते हैं सबसे पहला पायरेक्स, सेकंड बोल सकते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए कि कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं पायरोमीटर के लिए, तो बोल सकते हैं पायरेक्स, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, फ्यूड, सिल्का एक्सेट्रा। ये सारे आपके मटेरियल्स हैं जिसको आप यूज करते हो पायरोमीटर के मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ पावर प्लांट बॉयलर, तो बेसिकली इन इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो 1200 से 3500 डिग्री सेल्सियस के रेंज में आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर फोर्थ पॉइंट ऑफ learning outcome, that is pyrometer, and I hope that you have understood it very well. सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लास्ट टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर पे, जो कि है बाईमेटालिक स्ट्रिप। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बाईमेटालिक स्ट्रिप। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो बाईमेटालिक स्ट्रिप की। यहाँ पे बेसिकली आप दो मेटल स्ट्रिप्स लेते हैं, ठीक है, और दो अलग अलग मेटल स्ट्रिप्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जो टेम्परेचर के साथ जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग रेट से होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली आप टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हो। ठीक है। और जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो अप टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आप मटेरियल्स यूज करते हो, मटेरियल्स यूज करते हैं वो या तो स्टील एंड कॉपर होता है, या कुछ केसेस में स्टील एंड ब्रास होता है। ठीक है। तो जो अगर मटेरियल्स की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, आप स्टील और कॉपर को यूज करते हैं एज अ बाईमेटालिक स्ट्रिप, और आप कुछ केसेस में स्टील और ब्रास के भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। और ये यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब आप इस पे टेम्परेचर अप्लाई करते हो, जब आप इस पर टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका एक्सपेंशन होता है, और ये एक्सपैंड होगा तो इसमें कुछ बेंडिंग होगी, यानी कि जो आपका बेंडिंग होगा वो कुछ अलग रेट से बेंड होता है।
ठीक है। तो अब आपको याद होगा जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बायोमेटालिक स्ट्रिप और एलवीडीटी का एक एग्जांपल बताया था। तो उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जब आप टेम्परेचर को अप्लाई करने से बायोमेटालिक स्ट्रिप आपका बेंड होता है, तो वो जो बेंड है वो आपके एलवीडीटी के कोर को डिस्प्लेस करता है, और एलवीडीटी का कोर जितना डिस्प्लेस करता है उसके सेकेंडरीज के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होता है, और उससे आप अपने टेम्परेचर को मेजर कर पाते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो सेम काम करता है, ठीक है। क्योंकि बायोमेटालिक स्ट्रिप अकेले आपके टेम्परेचर मेजरमेंट को नहीं पॉसिबल है, तो इसके साथ आपका एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होना जरूरी है, और वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जनरली आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका बायोमेटालिक स्ट्रिप है, इसमें वो मटेरियल आप चूज करते हो जिसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने उसको हीट किया तो हीट करने पे जिस डायरेक्शन में वो बेंड होगा, अगर आप उसको कूल करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी बेंडिंग होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, हीट और कूल पे भी काम करता है, कि अगर हीट करने से अगर ये डाउनवर्ड बेंड हो रहा है तो कूल करने से वो अपवर्ड बेंड होगा। तो इससे भी आपको पता चल रहेगा कि आप बायोमेटालिक स्ट्रिप पे रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो या फिर उससे कम टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हैं। ये हैं आपके बायोमेटालिक स्ट्रिप। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसके एप्लीकेशंस में हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस ऑफ। तो अब अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, तो ये जो मेजर करता है वो मेजर करता है, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस ऑफ एयर कंडीशनिंग, ऑयल बर्नर्स, हॉट शोल्डर टैंक, हीटर्स एक्सेट्रा। ये इसके एप्लीकेशंस होंगे। So students, we have achieved our fifth point of learning outcome, that is bimetallic strip, and I hope that you have understood the So students, we have achieved the fifth point of learning outcome, that is bimetallic strip, and I hope that you have understood it very well. So students, at the end of this topic, I hope that you have achieved the following learning outcome, and now you are able to describe the following temperature measuring transducer. First one is resistance thermometer, basically जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, जिसको आप आरटीडी भी कहते हो, आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ये कैसे टेम्परेचर को मेजर करता है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसके एप्लीकेशंस क्या है। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब थर्मोकपल, जिसमें हमने बेसिकली ये देखा कि थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कैसे काम करता है और कैसे टेम्परेचर को मेजर करता है। साथ साथ आपने इसके मटेरियल्स डिस्कस किए, एडवांटेज डिस्कस किए और एप्लीकेशंस डिस्कस किए। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब थर्मिस्टर्स, जिसमें हमने ये बेसिकली देखा कि थर्मिस्टर्स क्या होता है, कितना टेम्परेचर मेजर करता है, कि इसका मटेरियल क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब पायरोमीटर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो पायरोमीटर है उसका वर्किंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, वो कैसे काम करता है और कैसे वो मेजरमेंट करता है, उसके मटेरियल्स आप क्या क्या यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब बायोमेटालिक स्ट्रिप, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है वो क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, ये कितना टेम्परेचर मेजर करता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं।